तो कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके साथ एक बहुत अच्छा चैप्टर हम कर रहे हैं विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर इन जेनेटिक्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर को हम कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो देखिए, हमेशा की तरह सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने यही है कि इसका कितना वेटेज है नीट एंट्रेंस एग्जाम में। तो आई कैन सेफली से दैट द नंबर ऑफ क्वेश्चन वुड बी 4 और 5। 4 से 5 क्वेश्चन आपको नीट एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से मिलेंगे। तो वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चैप्टर, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चैप्टर। तो 4 क्वेश्चन करीब करीब तय है, 5 भी हो सकते हैं। तो अब आप एक चीज़ और समझिए इस चैप्टर के रिव्यू से पहले। देखिए, मैं जानता हूं कि ये जो चैप्टर है आप सबका फेवरेट चैप्टर है, बहुत पसंद है बच्चों को। सो मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो यहाँ उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो लेकिन देखिए, इसमें एक छोटा सा कैच है। अगर कोई चीज़ आपको पसंद है, आपको अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रही है, तो 2 प्रॉब्लम हो सकती हैं। नंबर 1, आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं उसमें, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई और चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। दूसरा ये है कि आपकी इच्छा कुछ इस तरह की चीज़ों को भी पढ़ने की करने लग जाती है जो शायद शॉर्टर टर्म गोल में, देखिए कोई नॉलेज ख़राब नहीं होती, लेकिन जो शॉर्ट टर्म गोल है शायद उसमें उसकी रेलेवेंस उतनी ज़्यादा नहीं है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसका एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन NCERT बेस्ड हैं, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, रेयर थिंग्स आर रेयरली आस्क्ड इन एंट्रेंसेस। लेकिन इस तरह के एक चैप्टर में यहाँ पर मैंने देखा है कई बारी फंसने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम आपने क्या किया, इसमें इन्वेस्ट कर दिया। और प्रॉब्लम ये हुई कि जो बहुत से और जो चैप्टर्स हैं जो शायद ड्राई कहते हैं जिन्हें बच्चे, जो आपको पसंद नहीं है, उसमें आपका टाइम इन्वेस्ट नहीं हुआ। और अगर टाइम इन्वेस्ट नहीं हुआ तो प्रॉपर तैयारी नहीं होगी, और फिर देखिए नंबर तो टोटल से सिलेक्शन होता है। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने मुश्किल क्वेश्चन किया है कि आसान क्वेश्चन किया है, दोनों के नंबर 4 है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन आप 10 मिनट में करते हैं, उसके भी 4 नंबर हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ के उसकी जगह अगर आपको 4-5 क्वेश्चन करने का टाइम मिल जाता है तो आपके 20 नंबर आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस ऑब्जेक्टिविटी के साथ में आप इस चैप्टर को जरूर तैयार करेंगे। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। सो दिस इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल थिंग, क्योंकि देखिए लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो रियलिटी से आप कट ऑफ नहीं हो सकते, रियलिटी से कट ऑफ नहीं हो सकते। आई कैन बैम्बूजल यू इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बुरी तरह से मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ा सकता हूँ। आफ्टर ऑल आई हैव बीन इन मेडिकल कॉलेज, मैंने बहुत हाई लेवल पर इन सब चीज़ों को पढ़ा है। तो बट दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। सो इस मैंटेलिटी से मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये पहला पार्ट है इस वीडियो का। इसमें मैं कोशिश करूँगा लिंकेज तक जो है मैं पार्ट को कवर करूँ, और बड़े यूनिक तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मानते हुए कि ये वो चैप्टर है जो आपने पढ़ा बहुत ज़्यादा है और आपको आता बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, तो अगर हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, आई विल गिव यू ओनली सेलिएंट फीचर्स, और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। हमेशा की तरह आपने वीडियो को पॉज करके उसका आंसर सोचना है। तो मुझे बताइए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने 2 लॉ, मतलब मेंडल ने 2 लॉ दिए। कौन कौन से वो 2 लॉज हैं जो कि बेस्ड हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के डिडक्शन पे। तो आप जानते, आपने अब तक आंसर दे दिया। एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस के तीनों पॉइंट्स अपनी NCERT के याद है? क्या आप जानते हैं यूनिट फैक्टर किसे कहते हैं? पार्टिकुलेट का मतलब क्या है? डिस्क्रीट का मतलब क्या है? डोमिनेंस और रिसेसिव यूनिट फैक्टर, और बाद में डोमिनेंट और रिसेसिव एलील का क्या मतलब है? तो इसका मतलब दूसरी चीज़ सेग्रीगेशन में आप जानते हैं कि सेग्रीगेशन कहते किसे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सेग्रीगेशन का फिजिकल बेसिस क्या है? सो फिजिकल बेसिस जो है सेग्रीगेशन का वो एनाफेस 1 पे जब होमोलोग सेपरेट होते हैं तब आप उसे कहते हैं कि एक्चुअली सेग्रीगेशन हो रहा है। एक तो चीज़ ये याद रखिएगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ सेपरेट हो रहे हैं? एनाफेस 1 पे। क्या आप जानते हैं कि सेग्रीगेशन को प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे एग्ज़ाम में, देखिए किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अगर एग्ज़ाम में आपसे कोई जना ये पूछे कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन किसी गैमेट में प्रेजेंट नहीं होगा, कौन सा जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट किसी गैमेट में नहीं होगा, तो एक ही
एक ही कैरेक्टर के 2 यूनिट फैक्टर गैमेट में नहीं आएंगे। सो इसका मतलब या तो कैपिटल ए होगा या स्मॉल ए होगा, मैं नॉर्मल गैमेट की बात कर रहा हूँ। सो इस तरह का एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि गैमेट इनमें से कौन सा नहीं है। सो एक तो ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़ कि आप जानते हैं कि ब्लेंडिंग को कैसे डिस्प्रूव किया गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस की मदद से। क्या आप ये जानते हैं कि सेग्रीगेशन इस वजह से समझ में आया कि बार बार रेशो 3:1 आ रही थी। F2 फिनोटिपिक रेशो जो 3:1 आ रही थी वो आपको सेग्रीगेशन के बारे में बता रही है। उसी से ब्लेंडिंग भी डिस्प्रूव हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि F3 क्यों जनरेट किया F2 से? वाई मेंडल जनरेटेड F3 फ्रॉम F2? उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे उसने किस तरह से जो सेग्रीगेशन का प्रिंसिपल है उसको प्रूव किया। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप जानते हैं कि मेंडेलियन रेशो किसे कहते हैं? सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ मेंडेलियन रेशो? रोकिए, पॉज कीजिए वीडियो को और दिमाग लगाइए। तो मेंडेलियन रेशो कहते हैं F2 फिनोटिपिक जो रेशो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, विच इज़ 3:1। 3:1 इस रेशो को आप क्या कहते हैं? मेंडेलियन रेशो कहते हैं। इसीलिए अगर आप कोई मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर आप कोई मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे और F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशो 3:1 अगर नहीं आएगी तब हम उसे डिविएशन फ्रॉम मेंडल कहेंगे। अब आपको समझ में आ गया कि क्यों कोडोमिनेंस, क्यों इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम डिविएशन फ्रॉम मेंडल कहते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ एक और देखिए कि ये जो फिनोटिपिक रेशो है ये एक्चुअली एक हिडन जीनोटिपिक रेशो है। सो जीनोटिपिक रेशो क्या है? F2 जनरेशन की मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, अनकन्वेंशनली आप देख रहे होंगे वीडियो में मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, मैं जानबूझ के चल रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप बीच बीच में इसको बिल्कुल एक रिवीजन की तरह लीजिए। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स मैं आपको याद दिला रहा हूँ। वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन के बारे में सोचिए और फिर आगे चलते हैं। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई, यहाँ से मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ। अब एक बात बताइए, टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, बैक क्रॉस किसे कहते हैं और रेसिप्रोकल क्रॉस किसे कहते हैं? तो देखिए 3 क्रॉस लिख दी मैंने कहा व्हाट वुड बी अ बैक क्रॉस, व्हाट वुड बी रेसिप्रोकल क्रॉसेस, रेसिप्रोकल क्रॉसेस किसे कहेंगे, और तीसरा मैंने आपसे ये कहा, इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे हम कि व्हाट वुड बी अ टेस्ट क्रॉस। ये तीनों के तीनों क्रॉस आपको क्या इनके बारे में पता है, कौन सा किसे कहते हैं? बहुत अच्छे। अब क्या आप ये जानते हैं कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में रेसिप्रोकल क्रॉसेस विल ऑलवेज प्रोड्यूस सेम रिजल्ट, ऑलवेज प्रोड्यूस सेम रिजल्ट। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूँ कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में रेसिप्रोकल क्रॉसेस विल ऑलवेज प्रोड्यूस सेम रिजल्ट। अब अगर हम आते हैं टेस्ट क्रॉस के ऊपर, तो आप जानते हैं टेस्ट क्रॉस की वजह क्या है, मतलब क्या चाहते हैं आप इस टेस्ट क्रॉस में, क्या चीज़ टेस्ट करना चाहते हैं। रोकिए एक बार, बिल्कुल क्लियर अपने दिमाग में सोचिए और फिर इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए। टेस्ट क्रॉस में आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मतलब टेस्ट क्रॉस में आप ये चाहते हैं कि एक प्लांट जो डोमिनेंट फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहा है उसका जीनोटाइप क्या है, वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। इसके लिए आप क्रॉस करेंगे उसे रिसेसिव से। सो जब आप करेंगे तो 2 तरह के, देखिए बड़े ध्यान से, अगर 2 तरह के प्रोजेनी बनते हैं तो वो हेट्रोजाइगस है, और एक ही तरह के प्रोजेनी बनते हैं तो हमने क्या कहा कि वो होमोजाइगस है। देखिए मैंने यहाँ पर 1:1 शब्द इस्तेमाल नहीं किया। क्लासिकल मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो विल बी 1:1, बिल्कुल क्लासिकल। लेकिन एक बड़े सिंपल सी बात मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों को समझाने में थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, 3:1 रेशो। ह्यूमन जेनेटिक्स में इसको हम लगा देते हैं फंडामेंटल को, 3:1 रेशो। तो मुझे बताइए कम से कम 4 प्रोजेनी तो चाहिए। 3:1 रेशो कब आएगी? जब कम से कम 4 प्रोजेनी हो। अब अगर किसी के घर में किसी कपल के केवल 2 ही प्रोजेनी हैं तो आप उसमें 3:1 रेशो लगाएंगे कैसे? या आप ये कहेंगे कि ये मेंडल को फॉलो नहीं कर रहा। तो एक प्रोजेनी एक जैसा है, एक प्रोजेनी दूसरी तरह का है, तो आपको पता है कि हेट्रोजाइगस होने चाहिए। मेरा मतलब समझ में आ रहा है आपको? तो मेरा मतलब ये है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 2 तरह के प्रोजेनी बनना आपको ये बताएगा कि हेट्रोजाइगस है। यस, क्लासिकली अगर आप बिल्कुल क्लासिकली सोच रहे हैं तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो कितना आना चाहिए? 1:1 आना चाहिए। और ये बात बिल्कुल आपकी बिल्कुल क्लियर है। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैं शुरू में ही आपको एक और बात बता देता हूँ। देखिए जैसे यहीं पे एक और प्रॉब्लम बहुत बच्चों को आती है प्रेगनेंसी में। सो प्रेगनेंसी जो है, हर एक प्रेगनेंसी एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसका मतलब ये है कि हर एक प्रेगनेंसी में मेल या फीमेल प्रोजेनी होने की प्रोबेबिलिटी हर बार 50% है।
सो ऐसा नहीं है कि पहली बार मेल हुआ तो दूसरी बार फीमेल होगा जी, वो 50% हो गया, अब ये 50% रह गया, ऐसा नहीं है। सो ये हर बार क्या है, एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। सो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में 2 तरह के प्रोजेनी आपको ये बता देगा कि द प्लांट इन क्वेश्चन इज एक्चुअली हेटेरोजाइगस। पहली बात तो ये समझ में आ गई। फिर आपको मैंने एक बार और वीडियो में ये बताया था कि जो पर्पस है टेस्ट क्रॉस का वो ये है कि आप ये देखना चाहते हैं कि जो प्लांट इन क्वेश्चन है वो कितनी तरह के गैमेट्स बना रहा है। तो अगर हेटेरोजाइगस है तो 2 तरह के बना रहा होगा, 2 तरह के प्रोजेनी हो जाएंगे, और अगर होमोजाइगस है तो एक ही तरह का गैमेट बना रहा होगा, एक ही तरह का प्रोजेनी हो जाएगा। सो मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखिए हम बहुत ही, अगर आप मेरे से पूछें कि सर ज़बरदस्ती मुझे ये बताइए कि कौन कौन सा क्वेश्चन नीट में आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा चांसेस आने के, तो एक ये रहा, कौन सा, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस कभी भी किसी भी टाइम पूछा जा सकता है। इट इज़ सच एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है अब आप इन तीनों क्रॉसेस के बारे में जो मैंने क्वेश्चंस आपको समझाए आपको समझ में आ रहे हैं। देखिए आगे देखते हैं। इसके बाद में जब डाई हाइब्रिड क्रॉस पे आते हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप देखिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप F2 फिनोटिपिक रेशो मुझे बताइए, F2 फिनोटिपिक रेशो। सो हमने कहा 9:3:3:1, और ये तब है जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है। सो दैट मीन्स दोनों जीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रही हैं, आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये रेशो मिलेगा 9:3:3:1। इसे आप पेरेंटल कहते हैं, इसे आप पेरेंटल कहते हैं, इन दोनों को आप रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। सो मैंने ये कहा कि यहाँ से हमें कंसेप्ट मिला इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। सो दिस इज वेयर वी अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर मेरा सेल बायोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि आप देखिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आपने पढ़ना है, तो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड आपसे दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि मुझे इसकी फिजिकल बेसिस बताइए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। तो जो बाइवलेंट्स हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं मेटाफेस पर, मेटाफेस की इक्वेटोरियल प्लेट पे, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बाइवलेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर विल डिसाइड व्हाट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो उधर हमें सेग्रीगेशन का समझ में आया या हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का समझ में आया। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही है। देखिए इस चीज़ के बारे में अगर हम देखें कि इसका जो जीनोटिपिक रेशो है, सो इसका जो जीनोटिपिक रेशो है वो 1:2:1, 2:4:2, 1:1 है। तो ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, तो दोबारा देखिए मैंने सिंप्लीफाई किया है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशो ये है F2 का, और उसका जीनोटिपिक रेशो ये है। तो अगर हम इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को हाइपोथेटिकली ये मान लें ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रही है, तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अब आप ये समझिए कि जो पहला ग्रुप है, देखिए मैंने किस तरह से लिखा है इसको, बड़े ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है 121 का डबल किया 242 और फिर 121, तो 3 के 3 सेट बना दिए मैंने। और जो पहला सेट है इसको दोनों कैपिटल ए दे दीजिए, दोनों कैपिटल ए। दूसरे सेट को एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए, एक कैपिटल ए, स्मॉल ए, और तीसरे सेट को दोनों स्मॉल ए दे दीजिए। ऐसे आपने ए को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब आप बी की अगर तरफ जाएंगे तो ग्रुप में पहले को दोनों कैपिटल बी देने हैं, दूसरे को एक कैपिटल एक स्मॉल, और तीसरे को दोनों स्मॉल बी। सो देखिए मैंने ग्रुप में ही बी को किस तरह से कम किया है। तो अगेन ग्रुप का पहला मेंबर है तो कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। यहाँ पर फिर देखिए कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा यहाँ पर अपना ध्यान फोकस कीजिए, अपना ध्यान फोकस कीजिए थोड़ा सा, इट मेक सेंस। अब आप अपने मेंटल मेकअप में इस चीज़ को रखिए कि इसका किस तरह का जीनोटिपिक रेशो आता है। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए इस तरह की क्रॉस में वो आपसे ये पूछते हैं कि ये कितने प्लांट बनेंगे। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो वो है जो कन्वेंशनल, आप पनेट स्क्वायर बनाइए, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, और एंट्रेंस में अगर टाइम सेव हो जाए तो दैट इज एक्चुअली गोल्ड। सो टाइम इज गोल्ड इन एंट्रेंस। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें गलती भी हो सकती है। तो लेकिन अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, तो ये आप ये देखिए कि ये दूसरे ग्रुप का तीसरा है। दिमाग लगाइए, इधर देखिए, ये दूसरा ग्रुप है कैपिटल ए, स्मॉल ए, और ये जो बी किसको दिया था, स्मॉल बी तीसरे को। तो ये दूसरे ग्रुप का कितना है, दूसरे ग्रुप का तीसरा ऑर्गेनिज्म है, और इसका नंबर 242 याद कीजिए 2 होगा। दिस इज व्हाट यू कैन डू। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ये रहा वो ऑर्गेनिज्म, ये रहा वो जीनोटाइप। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया कि आप किस तरह से जो मैं बता रहा हूँ उसको एंट्रेंस एग्जाम में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। माइंड यू, इट हैज़ टू बी अ डाई हाइब्रिड क्रॉस,
एंड देयर मस्ट बी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तब आप कौन से ग्रुप का कौन सा है, ये इस पर्टिकुलर से फॉर एग्जांपल फंडा से अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मान लीजिए कि टिपिकल डाईहाइब्रिड क्रॉस नहीं है लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। लेकिन क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, मान लीजिए उन्होंने कहा कि ये है क्रॉस, ये क्रॉस है, तो देखिए अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो आप किसी भी डाईहाइब्रिड टाइप की क्रॉस को ये मान लीजिए कि वो दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक साथ हो रही हैं। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की इंप्लीकेशन समझिए। मैं बहुत धीरे से आज आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको वीडियो में एक नए तरह का एनके शर्मा देखने को मिल रहा होगा। आई एम गोइंग वेरी वेरी स्लो। तो मैंने आपसे ये कहा कि अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो इसको दो क्रॉसेस मान लीजिए जो मोनोहाइब्रिड टाइप की क्रॉसेस एक साथ हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक क्रॉस तो ये हो रही है और एक क्रॉस ये हो रही है। तो इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कहना क्या चाहा है। अब आप आगे समझिए। अगर मैं इस क्रॉस का रेशो, देखिए ये मुझे करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूं। आप ये बड़े आसानी से एग्जाम में केवल बिना पेन पेपर उठाए कर सकते हैं। ये रेशो आएगा, देखिए ध्यान से। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये रेशो इस तरह से आता है, जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 है। तो कैपिटल ए 1/4 आएगा, कैपिटल ए 2/4 आएगा, स्मॉल ए 1/4 आएगा। इसी तरह से अगर इसको देखें तो ये तो मेरे को साफ तौर पे दिखाई दे रही है, ये टेस्ट क्रॉस है। देखिए जस्ट यूज योर ब्रेन, ये क्या है, टेस्ट क्रॉस है। तो मुझे पता है 2/4 विल बी कैपिटल बी स्मॉल बी एंड 2/4 विल बी स्मॉल बी। और आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट एक साथ हो रहे हैं तो उनके साथ होने की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल होने की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे से ये पूछते हैं कि इसमें ये बताइए ये कितने बनेंगे, इस वाली क्रॉस में ये कितने बनेंगे, तो अब आप ये देखिए कि यहां से मुझे ये चाहिए और यहां से मुझे ये चाहिए। आंसर वुड बी 4/16। सो आंसर वुड बी 4/16। लेकिन ये 4/16 इंसिडेंट भी ऐसे ही आ गया। ये मैंने जीनोटाइप ये लिख लिया, ध्यान रखिए। ये मैंने दूसरे ग्रुप का दूसरा बोल करके 4/16 नहीं करा है। ये मैंने क्या किया है कि इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। ये मैं तब कहता अगर ये कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी होता। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट मैं बड़े अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ। सो बहुत ध्यान दीजिए, इस तरह की जब भी क्रॉस आ जाए तो कोई बात नहीं, इसमें भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आप बड़ी आसानी से मेंटली इस काम को कर सकते हैं। और अक्सर आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में कोई एक क्रॉस जो है वो टेस्ट क्रॉस बन रही होगी, कोई एक क्रॉस जो है वो क्या बन रही होगी, टेस्ट क्रॉस बन रही होगी, और वहां से आपको आंसर का क्लू मिल जाएगा। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज देखते हैं बड़े ध्यान से। तो ये क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट में भी दे चुका हूं। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक बार एम्स में क्वेश्चन आया, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट क्वेश्चन, मेरे को जो याद है वो इस तरह का एक क्वेश्चन आया, मैं आपको बता रहा हूं। कैपिटल ए और ये देखिए, ये टिपिकल ट्राई हाइब्रिड क्रॉस नहीं है, टिपिकल नहीं है, क्योंकि आप यहां देख रहे हैं स्मॉल बी है। अब उन्होंने आपसे ये पूछा कि ये बताइए कि इसमें ये कितने बनेंगे, से फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए तो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये बन रही है, कैपिटल बी क्रॉस स्मॉल बी। तो अब आपको पता है कि इसमें ये कितने बनेंगे, ये बहुत अच्छी तरह से आपको पता है। अब आप देखिए पहली क्रॉस एक ये बन रही है, इसमें ये कितना बनेगा 1/4। याद कीजिए, कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए, इसमें कैपिटल ए कितना बनेगा 1/4 बनेगा। तो आपने यहाँ 1/4 लिख लिया। यहाँ पर आपको क्या दिख गया कि ये टेस्ट क्रॉस है जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये 2/4 है। और तीसरा सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये 1/4 है। तो आपको समझ में आ गया ये 2/64 बनेंगे। ये कितने बनेंगे 2/64। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो एम्स का जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह का था कि उन्होंने ये कहा कि कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कितना बनेगा। तो देखिए इसमें द आंसर इज कैपिटल 0। इसकी वजह यह है कि अगर आप कैपिटल बी और स्मॉल बी क्रॉस को विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो आप जानते हैं उसमें कैपिटल बी नहीं बनना है। तो इसका आंसर कितना था, 0 था। तो मुझे उम्मीद है ये जो मैंने थोड़े रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस आपको बताए, इससे आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। यहां से एक और क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन ये आता है कि आपको एक पर्टिकुलर जीनोटाइप दिया हुआ होगा और आपसे ये पूछेंगे कि ये 2 क्वेश्चन पूछेंगे। नंबर 1, कितने गैमेट बनाता है, नंबर 2, कितनी
तरह के गैमेट्स बनाता है। सो देखिए क्वेश्चन अब हमारे पास दो हैं कि हमारे को एक जीनोटाइप दिया हुआ है और हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ गैमेट्स। नंबर ऑफ गैमेट्स क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स क्या है। सो दिमाग ये लगाइए कि क्या आपको दोनों क्वेश्चंस में अंतर समझ में आ गया। एक में मैं टोटल गैमेट्स पूछ रहा हूं और एक में मैं कितनी तरह के गैमेट्स हैं ये पूछ रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चंस के बीच में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मान लीजिए हम एक डाई हाइब्रिड ले लेते हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ गैमेट्स इज गिवन बाय 2 raised to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ द जीन्स। तो देखिए एक जीन ये है, एक जीन ये है, तो मैं पूरी जीन की, पूरे लोकस की बात कर रहा हूं, कितने लोकस कंसिडर हुए हैं। सो दैट मीन्स दिस वुड बी 2 into 2, 2 raised to the power 2. सो 2 raised to the power 2 वुड बी एक्चुअली 4. सो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। लेकिन अगर आपसे टाइप्स पूछे, टाइप्स में अगेन द आंसर इज 2 raised to the power n, लेकिन अब की बार n में केवल वही लोकस कंसीडर कीजिए जो हेटेरोजाइगस है। इंसिडेंटली इस पर्टिकुलर जीनोटाइप में दोनों के दोनों लोकस हेटेरोजाइगस हैं, सो द नंबर अगेन रिमेन सेम विच इज एक्चुअली 4। हाँ, अगर मैं इसको ये कर देता तो टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स तो 4 ही रहते, लेकिन टाइप जो है वो केवल 2 हो जाते, 2 raised to the power 1, क्योंकि केवल एक लोकस क्या है, हेटेरोजाइगस है। तो क्या अब आप मान लीजिए मैं इस तरह से लिख देता हूँ कैपिटल ए, ये मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखिए ये एक जीनोटाइप लिख देता हूँ। क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे और कितनी तरह के गैमेट्स बनेंगे। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक और चीज़ समझिएगा, एक और समझिएगा, जब आप मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, टाई हाइब्रिड इस तरह की बात करते हैं, तो मैं क्लासिकल मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात कर रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है ये आपने कर लिया होगा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं, देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन का ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि कोई भी मान लीजिए, बिल्कुल क्लासिकल मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात कर रहा हूं, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, जो भी आप कह दीजिए। सो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स दैट विल बी रिजल्टिंग वुड बी गिवन बाय 2 raised to the power n। कितना, 2 raised to the power n। इसी तरह से अगर आप नंबर ऑफ जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस देखेंगे, सो दैट वुड बी गिवन बाय 3 raised to the power n। और नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन देखेंगे पनट स्क्वायर में, कितने टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन दिए बनेंगे, सो दैट वुड बी गिवन बाय 4 raised to the power n। सो ये भी बात याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो 2 तरह के फिनोटाइप बने, 3:1 रेशो आया, तो 2 raised to the power 1 मोनो हाइब्रिड की बात कर रहे हैं। 3 जीनोटाइप बने थे, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, 3 raised to the power n, n इज इक्वल टू 1। और अगर आपको याद है पनट स्क्वायर में 4 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बने थे, 4 raised to the power n। अगर आप डाई हाइब्रिड की बात करें तो अब आप देख सकते हैं 2 square, सो टोटल नंबर ऑफ phenotypes was 4, 9:3:3:1। और अगर आप जीनोटाइप की बात करें 3 raised to the power 2, that would be 9, so 9 would be 1 to 1 to 4 to 1 to 1, and this would be 4 raised to the power 2, तो 16 आपके जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे पनट स्क्वायर में। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। सो मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं कि अगर हम इस तरह के प्लांट जिसका जीनोटाइप ये है उसे इंटरक्रॉस करते हैं या सेल्फ पॉलिनेट करते हैं, तो मुझे ये बताइए 2 प्लांट या तो इस तरह के जीनोटाइप के इंटरक्रॉस किए हैं, या हमने ये कहा कि दो इसको सेल्फ पॉलिनेट आपने किया, तो क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि उसके रिजल्ट में कितने फिनोटाइप बनेंगे, कितने जीनोटाइप बनेंगे और कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो मुझे उम्मीद है अब आप ये जो कर रहे हैं साथ में आपको थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा और आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। सो इसको मिटा देते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए। देखिए इसके बाद में बड़े ध्यान से देखते हैं, इसके बाद में जो कंसेप्ट आता है आपकी एनसीईआरटी में वो डिविएशन फ्रॉम मेंडल आता है। तो डिविएशन फ्रॉम मेंडल में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताइए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशो क्या है, जीनोटिपिक रेशो क्या है। क्या आपको एग्जांपल पता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे आपसे या तो पूछ लेंगे कि किस प्लांट में देखने को मिलता है, याद रखिएगा मिराबिलिस जलापा, एंटीराइनम मेजर्स, ये सारे बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में आपसे पूछेंगे फिनोटिपिक रेशो क्या बनता है, जीनोटिपिक रेशो क्या बनता है, कंपेयर और कंट्रास्ट करा देंगे कोडोमिनेंस में।
सो कोडोमिनेंस में एबीओ में ए और बी ब्लड, ए और बी जीन के बीच में कोडोमिनेंस होता है। एमएन सिस्टम में क्या होता है, कोडोमिनेंस होता है। वहाँ पर और यहाँ पर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो आइडेंटिकल है, अब आप जानते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे, फिर रोकिएगा वीडियो को, क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि मान लीजिए कि दोनों में जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो है वो 1:2:1 है। सो दैट मीन्स कि इनके बीच में मुझे डिफरेंस पता होना चाहिए। सो मैंने एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस करी, F2 जनरेशन में फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशो कितना आ गया, 1:2:1। अब मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है कि कोडोमिनेंस है? तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही है। तो रोकिए इस वीडियो को और सोचिए कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, आपको आंसर आता है कि नहीं आता है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अब आपने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। एक रेड फ्लावर लिया, एक वाइट फ्लावर लिया, पिंक बन गया। रेड लिया, वाइट लिया, और जो फ्लावर बना उसमें रेड भी है और वाइट भी है। सो रेड और वाइट दोनों है, तो रेड के भी स्पॉट्स हैं, वाइट के भी स्पॉट्स हैं। उतना ही रेड जितना ये रेड, उतना ही वाइट जितना ये वाइट। लेकिन पहले वाले केस में रेड और वाइट को आपने लिया और पिंक बना। नाउ डज दिस गिव यू क्लू हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस? क्या इसकी वजह से आपको आपकी एनसीईआरटी की कोई लाइन याद आ रही है? एक तो ये चीज़ समझिएगा। दूसरी चीज़ देखिए, एक मल्टीपल एलिलिज्म में जो चीज़ आपको याद रखनी है फंडामेंटली वो ये है कि द नंबर ऑफ जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन, if a gene has n number of alleles, so then the number of genotypic combination is given by n into n plus 1/2. तो मैंने ये कहा कि अगर किसी जीन की n नंबर ऑफ अलील्स हैं तो नंबर ऑफ जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन n into n plus 1/2 इस फॉर्मूला से दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ड्रोसोफिला में आई कलर की 7 अलील्स हैं। सो इसका मतलब व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस? सो दिस वुड बी 7 into 8/2 विच इज एक्चुअली 56। अब आप देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब आपने 56 डिवाइडेड बाय 2, सो 56 डिवाइडेड बाय 2, आप ही की तरह मेरी भी थोड़ी मैथ्स कमज़ोर है तो मैथ्स को माइंड मत करिएगा। तो 7 into 8 इज़ 56 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 28। तो हम मेडिकल एस्पिरेंट्स की मैथ्स एक प्रॉब्लम होती है और उसके बाद मैथ से बच के जान बच के आती है तो वो फिज़िक्स फिर हमारा दिमाग ख़राब कर देती है। तो डोंट माइंड इट। तो आपको समझ में आ गया होगा 28 है। इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर आप पाइसम सटाइवम की बात करें तो हाइट की 2 अलील्स थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसका मतलब 2 अलील्स थी, तो नंबर ऑफ जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन विल बी गिवन बाय 2 into 3/2। अब की बार पूरा करूंगा 6/2 विच इज इक्वल टू 3। और मुझे पता है कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी 3 जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए एक और क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचिए, रोकिए वीडियो को, ये सोचिए कि मल्टीपल एलिलिज्म को पढ़ने के लिए इंडिविजुअल उपयुक्त क्यों नहीं है एंड व्हाई यू शुड स्टडी पॉपुलेशन। आपको पॉपुलेशन क्यों पढ़नी चाहिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मुझे बताइए कि जब आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि ऑटोनॉमस फीचर नहीं है डोमिनेंस किसी एलील का, तो उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन? तीसरा क्वेश्चन एक और आपको इस वीडियो में दे रहा हूं जो आप रोक करके सोचिए कि अल्टीमेटली जो किसी एलील की फ्रीक्वेंसी है वो पॉपुलेशन में कितनी होगी, ये कौन डिसाइड करता है? तो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट दिए। मुझे उम्मीद है इस टाइम पे आपने वीडियो को पॉज करके इनका आंसर ढूंढने की कोशिश की होगी। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। तो मैं जो चीज़ मेरे दिमाग में आती जा रही है, आई हैव नॉट प्लान्ड दिस लाइक एनीथिंग। मैं केवल अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है वो इम्प्रॉम्प्टू बिल्कुल एक्सटेम्पोर आपको कराता जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये आप एंजॉय कर रहे होंगे इस तरह की अप्रोच हमारी। आगे चलते हैं। देखिए तो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस कर लिया, को डोमिनेंस कर लिया, हमने मल्टीपल एलिलिज्म कर लिया। लिथैलिटी आपने पढ़नी नहीं है। सो डू नॉट ट्राई टू स्टडी लिथैलिटी। बस एक बैक ऑफ द माइंड में याद रखिएगा कि एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं और रेशो 2:1 आ रहा है। सो रेशो 3:1 नहीं आ रहा, 1:2:1 नहीं आ रहा, रेशो क्या आ रहा है? 2:1 आ रहा है। तो इसका मतलब किसी ना किसी की डेथ हो रही है और वहाँ पर लिथैलिटी है। जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर हम इसमें घुसते चले गए तो देर आर सो मेनी थिंग्स इन जेनेटिक्स टू डू, पर दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव अस फ्रूट। तो आप लिथैलिटी को छोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे कहा जाता है कि थोड़ा सा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंसी और प्लियोट्रॉपी, ये 2 चीज़ें आपकी एनसीईआरटी डिस्कस कर रही है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि मान लीजिए आपकी बॉडी में एक मेटाबॉलिक पाथवे हो रहा है और इस मेटाबॉलिक पाथवे में ये बन रहे हैं।
तो इसका मतलब मैं एक बड़ा फेमस एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल है, दिस इज हाइपोथेटिकल, ऐसा इस तरह का पाथवे है नहीं, ये मैंने एक इस तरह से हाइपोथेटिकल पाथवे लिख दिया और इसके 3 एंड प्रोडक्ट आपको दिख रहे होंगे, डी एफ और जी, डी एफ और जी। और लेट अस से डी जो है वो आई कलर का पिगमेंट बनाता है, दिस इज़ वेरी हाइपोथेटिकल, एफ स्किन कलर का पिगमेंट बनाता है और जी लेट अस से हेयर कलर का पिगमेंट बनाता है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई कि 3 एंड प्रोडक्ट हैं, तीनों पिगमेंट्स हैं, तीनों अलग अलग जगह के कलर को डिसाइड कर रहे हैं। लेट अस एज्यूम दिस। अब हमें ये पता है कि हर एक रिएक्शन विल बी कैटेलाइज्ड बाय एन एंजाइम, हर एक रिएक्शन विल बी कैटेलाइज्ड बाय एन एंजाइम। आप जानते हैं कि लिविंग सिस्टम में कोई भी केमिकल रिएक्शन एंजाइम से कैटेलाइज्ड होता है एंड ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स आर द एक्सप्रेशंस ऑफ द जीन इन अ नॉर्मल सर्कमस्टांस। सो अगर हम बिगिनर्स डेफिनेशन ऑफ जीन लें तो जीन का जो एक्सप्रेशन है वो प्रोटीन है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, या पॉलीपेप्टाइड है। और हम ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर एंजाइम्स क्या है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन्स हैं। सो अब हमने ये कहा कि मान लीजिए G1 का एक्सप्रेशन E1 है, G2 का एक्सप्रेशन E2 है, G3 का ये है, G4, G5, G6। तो अब आप ये देखिए कि अगर G6 खराब हो गई तो क्या होगा। तो रोकिए, वीडियो को रोकिए, देखिए कि अगर G6 खराब हो गई तो क्या होगा। मान लीजिए E6 नहीं बना तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस फिनोटाइप विल बी अफेक्टेड, हेयर कलर विल बी अफेक्टेड। कौन अफेक्ट होगा, हेयर कलर अफेक्ट होगा। पर मुझे बताइए कि अगर G2 खराब हो गई तो क्या होगा। तो अगर G2 खराब हो गई तो अब आपको समझ में आ गया कि तीनों फिनोटाइप पर असर आएगा। तो मैं आपकी एनसीईआरटी की एक लाइन आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मेटाबॉलिक पाथवे किस तरह से प्लियोट्रॉपी को एक्सप्लेन करने में मदद करते हैं और किस तरह से मेटाबॉलिक पाथवे में जो अर्ली एक्टिंग जीन्स हैं, जहाँ से ये क्रॉस लिंकिंग होनी शुरू हुई है, यहाँ से जो पहली जीन्स होंगी वो प्लियोट्रॉपिक होंगी। और प्लियोट्रॉपिक जीन की डिस्टर्बेंस की वजह से, की प्रॉब्लम की वजह से जो डिजीजेज होंगी, दे विल हैव अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ सिम्टम्स, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन्स में बी इन्वॉल्व एंड देयरफॉर सच टाइप ऑफ डिजीजेज विल एक्चुअली बी कॉल्ड एज सिंड्रोम्स। इनको हम क्या कहेंगे, सिंड्रोम कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। इसके बाद जब हम पॉलीजेनिक ट्रेट पर आते हैं तो देखिए, पॉलीजेनिक ट्रेट का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी नॉन एलिलिक जीन एक ही फिनोटाइप को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो आप जानते हैं ह्यूमन स्किन कलर, तो ह्यूमन स्किन कलर में आप देखिए एडिटिव इफेक्ट समझने की कोशिश कीजिए कि जो डोमिनेंट एलील है उसका कंट्रीब्यूशन सेम है और जो रिसेसिव एलील्स हैं, तीनों नॉन एलिलिक जीन का, उनका कंट्रीब्यूशन सेम है। पहली चीज़ तो ये समझिए। दूसरी चीज़, इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी ये सबसे ज़्यादा डार्क होगा, कॉम्प्लेक्शन में सबसे ज़्यादा पिगमेंट बनेगा, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी इसमें सबसे कम पिगमेंट बनेगा। दे विल बी द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। पहली चीज़ तो ये समझिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एक तो शब्द याद रखिएगा, एडिटिव इफेक्ट। दूसरी चीज़ ये याद रखिएगा कि इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो पॉलीजेनिक ट्रेट बड़ी आसानी से एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। आप ह्यूमन स्किन कलर का एग्जांपल लीजिए। ह्यूमन स्किन कलर आप जानते हैं, समबडी बॉर्न विद अ वेरी फेयर कलर इज एक्सपोज टू द सनलाइट, बहुत ज़्यादा सन में खेलता है तो उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा हो सकता है, डार्क हो सकता है। एक हंसी मजाक की बात आपको बताता हूँ कि इंटेलिजेंस इज ऑल्सो पॉलीजेनिक ट्रेट एंड इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाई द एनवायरनमेंट। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ। अगर आपने अपना नंबर इंक्रीज़ करना है तो बड़े ध्यान से सोचिए कि आपके साथ जो 5-6 लोग जो बैठते हैं, आप अपने से हायर लोगों के साथ बैठना शुरू कर दीजिए। याद रखिएगा आपके नंबर बढ़ जाएंगे, उनके घटेंगे नहीं। ऐसा नहीं होता। आप ये मत सोच रहे हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा, उनके नंबर मेरे से ज़्यादा आते हैं तो बराबरी के चक्कर में उनके कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आपके नंबर क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। क्योंकि अगर देखिए, एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। सब लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, आप आराम से लेट रहे हैं, 1-2 दिन तो चलेगा, लेकिन कुछ देर में आपको खुद ही महसूस होगा कि शायद ये काम आपको भी करना चाहिए। और देखिए, हर एक ह्यूमन बीइंग की क्रेनियल कैपेसिटी बराबर है, तो कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट, कोई कम इंटेलिजेंट नहीं है। तो अगर मैं जब ये वीडियो बोल रहा हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ कुछ बच्चों से और वो सारे होमो सेपियंस हैं, तो ये बात याद रखिएगा। अगर कोई होमो सेपियंस नहीं है तो बात दूसरी है, पर मैं होमो सेपियंस के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप सबकी क्रेनियल कैपेसिटी बराबर है। कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझिए। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं जो भगवान ने आपको दिया है।
इसका आप इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, कितना कितना आपके अंदर पैशन है, कितना आपके अंदर एक ग्रिट और परसिवरेंस है किसी अपने गोल को पाने के लिए। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स। याद रखिएगा, मैंने बहुत इंटेलिजेंट बच्चों को सेलेक्ट नहीं होते देखा है और एवरेज लेकिन बहुत स्मार्ट और डिलीजेंट बच्चों को बहुत अच्छे रैंक्स पे सेलेक्ट होते देखा है। ना केवल सेलेक्ट होते देखा है, मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छा करते देखा है, ना केवल मेडिकल कॉलेज में अच्छा करते देखा है, दे हैव बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर्स। तो मेरे बैच में आज बहुत बड़े बड़े लोग हैं। आज जो मेरे बैच में जब मैंने MBBS किया था, उस बैच के सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बिकम नेशनल एंड इवन इंटरनेशनल, आई शुड से, सेलिब्रिटीज़। अब जब मैं उनको देखता हूँ तब मैं देखता हूँ कि उनमें और मेरे में फ़र्क क्या रहा। तो उन्होंने अपने टाइम का बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। दे यूज़ देयर टाइम वेरी वेल। हो सकता है कि उनमें से कुछ से शायद मैं ज़्यादा द सो कॉल्ड थिंग जिसे आप कहते हैं इंटेलिजेंस है, लेकिन दे हैव अचीव्ड मच मोर देन मी। उसके पीछे इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू देयर सिस्टमेटिक हार्ड वर्क। देखिए, ये बात बहुत ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा। सो इंटेलिजेंस से ज़्यादा डिलीजेंस पे करती है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो बेल शेप्ड होगा। सो द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन दिस केस वुड बी बेल शेप्ड। सो हमने ये कहा कि तीसरी चीज़ हमें ये देखनी पड़ेगी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का शेप कैसा होगा, बेल शेप्ड होगा। ये तीन चीज़ आपको याद रखनी चाहिए पॉलीजेनिक ट्रेट के बारे में। तो जैसे मान लीजिए ह्यूमन स्किन कलर में ये याद रखिएगा 1 6 15 20 15:6:1 ये रेशो आता है। और अगर 1 4 6 4 1 रेशो आ रहा है तो 2 पॉलीजीन्स हैं। तो देखिए, ये जो 2 पॉलीजीन्स हैं, इधर देखिए यहाँ पर 3 पॉलीजीन्स हैं। अगर मैं दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाऊँ, लेट अस मेक इट फॉर दिस। सो 1, तो एक कर्व ले लीजिए 1, इसके बाद 4, फिर 6 ले लीजिए। और अगर आप ये इस तरह से देखेंगे कि बेल शेप कर्व आएगा, अगर आप इसको भी प्लॉट कर लें तो यही कर्व आएगा। और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो वेरिएशन देखने को मिल रही है, दीज वेरिएशंस आर एक्चुअली कंटिन्यूअस टाइप ऑफ वेरिएशंस। ये वेरिएशंस आपको कंटिन्यूअस तरह की वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी NCERT में दी हुई है। कुछ चीज़ें मैं खुद आपको NCERT के बाहर थोड़ा सा करा रहा हूँ विद द इंटेंट के पहले आपको ये सारी चीज़ें आती हैं और थोड़ा सा एक्सटेंशन NCERT का करना अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार, रेयरली, देखिए दिस इज़ रेयरली ये क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछा जा सकता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हमने देखा था 9:3:3:1, 9:3:3:1 ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशो था। और हमने वही क्रॉस ली, एक तो सीड शेप और सीड कलर वाली राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, वो उसी क्रॉस की मैं बात कर रहा हूँ। सो 9:3:3:1 हमने ये कहा कि 9 थे राउंड येलो, 9/16 आई शुड राइट इट राउंड येलो। और याद कीजिए 3/16 रिकॉम्बिनेंट थे राउंड ग्रीन, आप जानते हैं। और 3/16 वर रिंकल्ड एंड येलो, wrinkled and yellow, and 1/16 were wrinkled and green। तो आपको ये याद आ गया। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो आपको ये पता है कि इसके जीनोटाइप में एक कैपिटल R और एक कैपिटल Y जरूर होगा। दिमाग लगाइए। सो दैट मीन्स इसका जो जीनोटाइप है वो तय है कि उसमें एक कैपिटल R और एक कैपिटल Y होगा। अब आप जो मर्जी लिख लीजिए इसके साथ में। और इधर देखिए, ये आपको पता है कि एक कैपिटल R होना चाहिए, दोनों स्मॉल y होने चाहिए। यहाँ पर आपको पता है दोनों स्मॉल r और एक कैपिटल Y। और यहाँ पर आप जानते हैं कि इसका जीनोटाइप ये होना चाहिए। तो अगर आप इसको एब्रीविएट करें तो R-Y', इसको आपने लिखा R-Y, इसका मतलब R के साथ जो मन करे वो लिखिए, लेकिन Y के साथ में स्मॉल y ही है। और इधर मैंने लिखा R-Y' और स्मॉल r स्मॉल y। तो ये एब्रीविएटेड जीनोटिपिक रेशो आ गया F2 फिनोटाइप्स का डाई हाइब्रिड क्रॉस के। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 फिनोटाइप्स का आपने क्या लिख दिया, एब्रीविएटेड जीनोटिपिक रेशो लिख दिया। तो अगर इसको जनरल टर्म्स में ले लें तो ये कैपिटल A स्मॉल, कैपिटल A डैश, स्मॉल कैपिटल B डैश, कैपिटल A ये और स्मॉल a B डैश और स्मॉल a स्मॉल b, ये आपका एक एब्रीविएटेड जनरलाइज्ड रेशो आ गया। दिस वुड बी 9/16, दिस वुड बी 3/16, दिस वुड बी 3/16 एंड दिस वुड बी 1/16। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। सो ये मैंने क्या लिखा है, एब्रीविएटेड जीनोटिपिक रेशो लिखा है F2 फिनोटाइप का डाई हाइब्रिड क्रॉस का। अब देखिए
इसमें एक छोटा सा बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इसको। तो मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि सो दिस इज़ नॉट लुकिंग प्रेटी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है दिख तो रही है आपको बोर्ड। लेट मी रब इट एज मच एज आई कैन, बट सो देखिए मेहनत करने से ही फल मिलता है। तो देखिए मैं पेन अब इसका मतलब चेंज कर लेता हूँ, इस पेन से लिखना उचित नहीं है। तो अब आप आगे देखेंगे तो हमने ये कहा कि मान लीजिए ए कन्वर्ट हो रहा है बी में और बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, और लेट अस से कि इसमें एंजाइम E1 इन्वॉल्व है, इसमें एंजाइम E2 इन्वॉल्व है, और हम ये कह रहे हैं कि ये जो G1 एक जीन है जिसका एक्सप्रेशन एंजाइम E1 है, और G2 एक जीन है जिसका एक्सप्रेशन एंजाइम E2 है। तो G1 का एक्सप्रेशन E1 और G2 का एक्सप्रेशन E2, और ये जो है इसकी डोमिनेंट अलील आपने ऐसे लिखी और रिसेसिव अलील ऐसे लिखी, और इस G2 में भी आपने डोमिनेंट अलील ऐसे लिखी और रिसेसिव अलील को ऐसे लिखा। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ रही है। मान लीजिए यहाँ पर किसी आदमी का जीनोटाइप ये है G1 डैश, डैश का मतलब स्मॉल g1 भी हो सकता है, कैपिटल G1 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये डोमिनेंट अलील है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रही होगी, तो एंजाइम बनेगा, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा B में। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर G2 है, स्मॉल G2, तो इसका मतलब ये नहीं बना, तो ये B किस में कन्वर्ट नहीं हो पाया, C में कन्वर्ट नहीं हो पाया। अब आप इस चीज़ को ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो जीन थी G2, ये नॉन अलीलिक जीन है, इट डज नॉट शेयर द अलील्स विद G1, हो सकता है किसी और क्रोमोसोम पर लोकेटेड हो। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को। और अपने रिसेसिव कंडीशन में, जब ये रिसेसिव कंडीशन थी, तो इसने इस जीन को एक्सप्रेस नहीं करने दिया, क्योंकि इस पाथवे का अल्टीमेट जो प्रोडक्ट था वो ये था जिसकी शुरुआत इस जीन ने करी थी। और इस जीन का ना तो कैपिटल G1 एक्सप्रेस कर पा रहा है ना स्मॉल G1 एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो मान लीजिए ये कोई ट्रेट बनाता, ये कोई ट्रेट बनाता, लेकिन दोनों में से कोई नहीं बनेगा, क्योंकि हम ये दोनों में से बी सी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। उसकी वजह ये है कि ये नॉन अलीलिक जीन आगे इसने ब्लॉक लगा दिया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो जीन है ये इसको काम नहीं करने दे रही है? अगर ये इसको काम नहीं करने दे रही है तो दोनों नॉन अलीलिक जीन है, तो इसको हम एपिस्टेसिस कहते हैं। और एपिस्टेसिस का मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस दिखा रहा हूं, और इसको हम रिसेसिव एपिस्टेसिस कहेंगे। सो रिसेसिव एपिस्टेसिस में होता क्या है कि जो नॉन अलीलिक जीन है अपने रिसेसिव फॉर्म में दूसरा जो जीन हाइपोस्टैटिक है, मतलब जो कि सप्रेस हो गई है। सो दो शब्द आ गए यहाँ पर, एपिस्टेसिस और हाइपोस्टेसिस। एपिस्टेसिस डोमिनेंस की जैसा कह सकते हैं और हाइपोस्टेसिस रिसेसिवनेस की जैसा कह सकते हैं, दोनों में लेकिन एक बहुत क्रिटिकल अंतर है। सो चलिए पहले तो यही बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिस्टेसिस एंड डोमिनेंस। किस किस चीज के बीच में यह रिलेशन है? मैं एक एनालॉजी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द, मैं उसके जैसा कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों शब्द एक हैं। याद रखिएगा इस चीज को। अब हमने ये कहा कि ये अपने रिसेसिव फॉर्म में ना तो कैपिटल G1 को एक्सप्रेस होने दे रही है ना स्मॉल G1 को, तो हम ये कहेंगे ये एपिस्टैटिक है, ये हाइपोस्टैटिक है। ये दो फैक्टर इंटरेक्शन आपको समझ में आ गया, और अब आपको ये समझ में आ गया ये रिसेसिव एपिस्टेसिस है। सो रिसेसिव एपिस्टेसिस में से फॉर एग्जांपल आपसे वो पूछते हैं कि ये बताइए कि कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b। मान लीजिए इस तरह का एक वो क्रॉस करते हैं कि कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b क्रॉस कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, क्या रेशो आएगा? और हमें ये बता दिया गया है कि रिसेसिव एपिस्टेसिस है, तो इसका मतलब स्मॉल b कैपिटल A और स्मॉल a को काम नहीं करने देगी। तो आपने ये स्पेस फॉर रफ वर्क में एब्रीविएटेड जीनोटिपिक रेशो लिखा, और देखिए स्मॉल b कहाँ पर है। सो एक तो यहाँ पर काम नहीं होगा और एक यहाँ काम नहीं होगा, और ये 3 और 1 4 बिल्कुल एक जैसे बनेंगे। बाकी रेशो क्या आ जाएगा? 9:3:4। दिस इज नाउ वेरी सिंपल। तो जैसे ही 2 फैक्टर इंटरेक्शन एपिस्टेसिस का क्वेश्चन आए तो आपने ये एब्रीविएटेड जीनोटिपिक रेशो लिखना है, और फिर आपसे उन्होंने ये पूछना, जो भी उन्होंने पूछा है उस हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लेना है कि क्या आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल डोमिनेंट है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस है, तो आप जानते हैं कि यहाँ और यहाँ प्रॉब्लम आएगी। सो ये 12 है, 9 + 3, सो रेशो क्या आएगा? 12:3:1। अगर आपको दोनों डोमिनेंट अलील चाहिए तभी फिनोटाइप बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स कहते हैं, तो दोनों डोमिनेंट अलील तो केवल इसके पास है, तो ये रेशो क्या आ जाएगा? 9:7 आ जाएगा।
अब इसी तरह से कुछ रेशो आ सकते हैं 9:6:1, तो सोचिए कब आ सकते हैं 15:1 और एक 13:3। सो ये कुछ रेशोज हैं जो एपिस्टेसिस के, आपके दिमाग में एक ब्रॉड आइडिया आ गया कि एक्चुअली इसका कंसेप्ट क्या है और इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। देखिए बड़ी सिंपल बात ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल बता रहा हूँ। एक डाईहाइब्रिड क्रॉस आपको दी हुई है और 4 फिनोटाइप नहीं बन रहे हैं, तब आप सोचिएगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 फैक्टर इंटरेक्शन है। तो देखिए मैंने जो रेशोज बताए आपको 12:3:4, मैंने एक रेशो बताया आपको 9:3:4, 12:3:1, एक बताया 9:3:4, एक मैंने आपको बताया 13:3, एक मैंने आपको बताया 9:7, एक मैंने आपको बताया 15:1, एक शायद मैंने आपको बताया 9:6:1। तो अगर जितने भी मैं रेशो बता रहा हूँ आप देखिए या तो 2 है या 3 है, किसी में भी 4 तरह के प्रोजेनी नहीं है। और नॉर्मल डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्रॉस ऐसी ही होगी, लेकिन इसमें अगर 4 फिनोटाइप नहीं बन रहे हैं तो आपको पता है कि 2 फैक्टर इंटरेक्शन है। और एक और चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि आपकी समझ में आया कि अगर इस तरह की क्रॉस है और 5 फिनोटाइप है तो 2 पॉलीजीन है। याद कीजिए 1:4:6:1। सो 2 पॉलीजीन है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह से डिविएशन को किस तरह से पहचाना जा सकता है, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। आपको अच्छा लगा होगा। तो मैंने यहाँ पर इतना पार्ट कंप्लीट किया है, आगे आकर के लेट अस कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। थैंक यू सो मच। प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।